हम सभी को लगता है कि रॉक्स एक विलन था जिसे गॉड वैली पे हराया गया था ताकि वो अपने प्लान्स को पूरा न कर पाए और मासूम लोगों की जान बचाई जा सके। उसे दुनिया पे राज करना था, इसलिए मरीन्स और रॉजर ने साथ मिलकर रॉक्स को तेल लगाकर पेल दिया। बट अगर मैं कहूँ ऐसा नहीं था। रॉक्स एक हीरो था जो लूफी की तरह फ्रीडम चाहता था, जो ड्रैगन की तरह अपने गोल्स रखता था गवर्नमेंट को डाउन करने का, और ब्लैक बियर्ड की तरह बस पावर में बिलीव करता था और अपना सपना पूरा करना चाहता था बस अपने तरीकों से। इस वीडियो में इन सभी बातों को स्पष्ट बताया जाएगा। उससे पहले थोड़ा सा अपने हाथों को कष्ट दो और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, इससे नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलती है। सो बैक टू द वीडियो। ज़ेबैक का गोल लूफी, ड्रैगन और ब्लैक बियर्ड से बहुत सिमिलर है। इस वीडियो के बाद तुम्हारी हर कैरेक्टर के लिए सोच बदल जाएगी, अगर वो कैरेक्टर गॉड वैली पे था या फिर नहीं था, लेकिन हर एक कैरेक्टर का तुम सभी का पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं रॉक्स के बारे में। हम सभी अभी कितना जानते हैं रॉक्स के बारे में? हमने ऑफिशियली पहली बार सैनगोकू की जुबानी सुना था कि रॉक्स एक इन्फेमस पायरेट क्रू का कैप्टन था, जिसमें वो मोस्ट पावरफुल लोगों को लीड करता था, लाइक काइडो, बिग मॉम, शीकी, व्हाइट बियर्ड, कैप्टन जॉन, ग्लोरियोसा एंड मैनी मोर। रॉक्स जो डी क्लेन का मेंबर था, यानी उसका पूरा नाम था रॉक्स डी ज़ेबैक, जिसका गोल वर्ल्ड गवर्नमेंट के गले की रस्सी बने पड़े थे। रॉक्स डीपली एंशिएंट हिस्ट्री में घुसा पड़ा था और यही रीजन था कि टॉप पे बैठे वो बुड्ढे अपनी माँ का लाड़ प्यार नहीं ले पा रहे थे। जैसा कि हमें पता है कि रॉक्स पायरेट्स गॉड वैली में डिसबैंड हुआ। उनका गॉड वैली पे जाने का रीजन तो पक्का नहीं पता, बट वो रीजन या तो वही डेविल फ्रूट होंगे। बट रॉक्स का गॉड वैली में पहुंचना, सेलेस्टियल ड्रैगन का पसीना निकाल देना और सेलेस्टियल ड्रैगन को पेलना भी उसका गोल हो सकता है, और वहाँ पर रॉजर पायरेट भी पहुंच जाते हैं। रॉक्स के साथ लड़ना कोई मामूली बात नहीं थी। मांगा में जब हमें रॉक्स और रॉजर की फाइट के पैनल दिखाते हैं जिसमें वो दोनों भिड़ने ही वाले हैं, वहाँ पर रॉक्स के फाइटिंग स्टांस से ही हमें ये पता चल जाता है कि ये आदमी मामूली नहीं है। इससे भिड़ने का मतलब है अपनी 13वीं की पूड़ी बंटवाना। ज़ेबैक के साथ फाइट में 1v1 जाना हर बंदे का नाइटमेयर होगा। ऐसा नहीं था कि वो बस अपने क्रू की वजह से स्ट्रॉन्ग था, ऐसा होता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट उसे पहले ही निपटा चुकी होती। जिस बंदे को हराने के लिए 2 लेजेंड्स की जरूरत पड़े तो सोचो वो क्या लेवल की स्ट्रेंथ रखता होगा। हमें क्लियर बताया गया है कि रॉक्स को हराने के लिए मरीन्स को एक पायरेट के साथ हाथ मिलाना पड़ा था, और वो कोई और नहीं था। उन दोनों बंदों की स्ट्रेंथ हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखी गई है, और ओल्ड गार्प की स्ट्रेंथ हमने रिसेंटली हाचिनोसु में विटनेस की है। तो प्राइम गार्प और प्राइम रॉजर, इन दोनों की कंबाइंड स्ट्रेंथ लगी थी उस बीस्ट को रोकने के लिए। इसे रोकना पूरी आर्मी की बस की नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि ज़ेबैक कोई जाइंट था, वो इन्हीं के साइज का था, और ओनली स्वॉर्ड, नो कंफर्म डेविल फ्रूट। ये फाइट फुल हॉकी फाइट रही होगी। हमने वन पीस की स्टार्टिंग से रॉजर की स्ट्रेंथ के चर्चे सुने हैं, एक्सेप्शनली पावरफुल स्वॉर्ड्समैन, स्ट्रेंथ के मामले में टॉप पे और फाइटिंग में एक जानवर, और यही सारा केस गार्प का था। तो ज़ेबैक को घुटने पे लाने के लिए इन दोनों को अपने फुल पोटेंशियल पे आना पड़ा, तब जाके बंदा हारा, वरना ये साला सेलेस्टियल ड्रैगन्स की लुगाइयों को कंधे पे लेके भागता। वन पीस में व्हाइट बियर्ड और रॉजर का क्लैश देखकर हम सभी को गूज़बम्प आ गए थे। तो सोचो रॉजर गार्प वर्सेस ज़ेबैक क्या ही लेवल की फाइट रही होगी। अगर रॉजर का क्रू या फिर गार्प, इन दोनों में से कोई एक भी प्यादा उस फाइट में ना होता तो ये चेस का गेम ज़ेबैक अकेले खा जाता और डकार तक ना लेता। फ्लैशबैक में हमने गॉड वैली पे फिगरलैंड और सैटर्न को भी देखा था, तो ज़ेबैक का उससे भी ना डरना ये दिखाता है कि उसे खुद पर विश्वास था कि वो इन दोनों का कुत्ता भर देगा। जब ज़ेबैक के सामने रॉजर का क्रू आता है तब ज़ेबैक उससे कहता है, मेरे रास्ते में मत आना लाला, और रॉजर का वो क्राउन जूल को 1 साल पहले खो देना। इन बातों से क्लियर हो जाता है कि ज़ेबैक ने पहले भी रॉजर को हराया था। मरीन्स को पता था इस क्रू को रोकना है तो अकेले तो कुछ नहीं होगा, इसलिए रॉजर और गार्प ने हाथ मिलाया कि भैया साथ आ जाओ, वरना दोनों के पिछवाड़े को कील पे टांग दिया जाएगा। और इस तरह से फिर ज़ेबैक की हार हुई। वैसे हार का रीजन अभी तक क्लियर नहीं है, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से वन पीस में बिट्रेयल का बहुत ही मेजर रोल रहा है, तो क्या पता ज़ेबैक के क्रू ने भी उसे गॉड वैली पे धोखा दिया हो। फाइट के बाद गॉड वैली मैप से मिटा दिया गया और ज़ेबैक हिस्ट्री से। रॉजर को हिस्ट्री में दिलचस्पी आ गई और गार्प को हीरो का टाइटल मिला। हमें ये बताया गया कि ज़ेबैक किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता था और रॉजर को टाइटल मिला था किंग ऑफ द पायरेट्स का। तो उससे ऊपर क्या होगा? क्या ज़ेबैक ईमू को उसकी गद्दी से घसीटना चाहता था या उसी की गोदी में जाकर बैठना चाहता था अपनी आइटम समझकर? प्रेजेंट में बहुत ही कम लोगों को पता है
कि इस वर्ल्ड पे एक सिंगल रूलर भी है जिसका नाम है ईमू। तो क्या पता पास्ट में भी किसी को ना पता हो ईमू के बारे में, जिससे पता होता है वो वैसे भी निपटा दिया जाता है। ऐसा भी क्या इंट्रोवर्ट नेचर कि कोई देख भी ना पाए तुम्हें। वर्ल्ड गवर्नमेंट लोगों को धोखे में रखना चाहती है कि उनके ऊपर एक पर्सन नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पावर हर कंट्री के लीडर के पास भी है। लेकिन व्हाट इफ ज़ेबेक को पता हो किसी वजह से कि ऊपर कोई है, अगर वो ऊपर रह सकती है तो हम क्यों नहीं। और इसी वजह से ज़ेबेक इस दुनिया का राजा बनना चाहता था। और अगर ये उसका गोल था तो अपने आप ही ज़ेबेक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा थ्रेट बन गया था। पर ज़ेबेक का किंग बनने का रीजन क्या हो सकता है? वो चाहता तो एक शादी करता, बच्चे करता, अपनी फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकालता और अपने गार्डन में मस्त बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय की चुस्की मारता। इतना सब करने की क्या जरूरत थी? अब हमें लूफी का ड्रीम पता है कि हर एक आदमी इस दुनिया में फ्री हो सके और जो उसे करना है वो कर सके। सो क्या पता ज़ेबेक का भी ड्रीम यही हो, फ्री होना सबसे, और उसे ईमू की रियलिटी का पता चला हो, जिससे ज़ेबेक ये जान पाया अगर इस वर्ल्ड को फ्री करना है तो पहले उसे गिराना पड़ेगा जो ऊपर टिक के बैठा है। क्योंकि जब तक ईमू उस गद्दी पे है तब तक वो दुनिया को अपनी उंगलियों पे नचाएगी। तो दुनिया को फ्री करने के लिए पहले उसे घुटनों पे लाना पड़ेगा, तब वो कुछ कर सकता है आगे। एक फ्रीडम तब तक नहीं मिल सकती है जब तक तुम्हें किसी को आंसर करना हो किसी चीज के बारे में। सो जब तक कोई पावर होल्ड करने वाला ऊपर होगा तब तक फ्रीडम का सपना देखना वेस्ट है, वो सब ब्लफ होगा बस। सो उस फ्रीडम के लिए ज़ेबेक उस गद्दी पे बैठना चाहता था, बट ईमू की गोद में नहीं, उसे हटाकर। और ईमू इतने पावरफुल लोगों को अपोज करना यूं आसान बात तो नहीं होगी, और ये बात ज़ेबेक भी जानता होगा। इसलिए ज़ेबेक खुद के साथ साथ और भी पावरफुल लोगों का एक क्रू बना रहा था जो गवर्नमेंट को अपोज कर सके। भले ही वो लोग कैसे भी हों, उसे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। वो आपस में कैसे भी रहें, लड़े भिड़े, बच्चे करें, बच्चों को मार दें या दिल के कैसे भी हों, उसे बस वो पावर चाहिए थी जिसकी उसे नीड थी वर्ल्ड गवर्नमेंट को नंगा करने के लिए। ज़ेबेक का बस एक रूल था, सब भले उसके क्रू में कैसे भी हों, जब वो कमांड देगा सब उसको फॉलो करेंगे क्योंकि वो लीडर है। ज़ेबेक का ड्रीम काफी बड़ा था तो उसे स्ट्रॉन्ग बंदे चाहिए थे जो उसे फॉलो करें, और इस प्लान में जो भी कुछ होए, अच्छा बुरा वर्स्ट, वो सब कोलैटरल डैमेज माना जाएगा। अगर हम लूफी और ज़ेबेक के बीच सिमिलैरिटी को देखें तो लूफी और ज़ेबेक वो दो साइड है कॉइन के जिसका गोल एक ही है, बट दोनों का तरीका अलग अलग हो सकता है। मान लो ज़ेबेक ने भी वही सब चीजें देखी हैं जो लूफी ने देखी हैं, अकेलापन, सैडनेस, फ्रेंडशिप, लॉस, लव, और दोनों को फ्रीडम की वैल्यू पता है। बट लूफी लोगों की मदद करते करते उसके साथ आगे बढ़कर गवर्नमेंट को डाउन करके सभी को फ्रीडम दिलाना चाहता है, और ज़ेबेक अपने दम पे डायरेक्ट हेड ऑन जाकर पूरा प्लान करके उसे डाउन करके फ्रीडम दिलाना चाहता था। और उसके लिए कुछ मासूम लोगों की जान भी चली जाती है तो चली जाए, क्योंकि एंड गोल ज्यादा जरूरी है। ज़ेबेक को पता था जो करंट रूलर है उनसे वर्स्ट कुछ भी नहीं है। पायरेट की क्रूरटी जहाँ पर खत्म होती है वाइन सेलेस्टियल ड्रैगन्स की शुरू होती है। पायरेट्स एक टाइम पर किसी को छोड़ सकते हैं बट ये दल्ले कभी नहीं। और जैसा डो फ्लेमिंगो ने कहा था, नो वन इज राइट और रॉन्ग, विनर विल डिसाइड व्हाट जस्टिस इज। सो ज़ेबेक गॉड वैली पे हारा तो वो हो गया हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट पायरेट। और ये टैग दिया किसने? जीतने वाले ने, यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट ने। अब एक कॉमन थॉट पे चलते हैं। मानो तुमने किसी को हराया है तो तुम्हें उसके बारे में बात करना अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारी जीत हुई है। बट जब सेनगोकू गार्प से इस बारे में बात करता है तो गार्प को इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी थी। और ये चीज एक ही तरफ इशारा करती है कि भले ही गार्प और रॉजर ने ज़ेबेक को हरा दिया था बट ज़ेबेक वहां पर गलत नहीं था। रॉजर और गार्प का ज़ेबेक से फाइट करने का अपना अपना मकसद था। रॉजर को 1 साल पहले हुई हार का बदला लेना था और गार्प अपनी ड्यूटी निभा रहा था क्योंकि मरीन्स बने ही सेलेस्टियल ड्रैगन्स की सेफ्टी के लिए हैं। इसलिए ज़ेबेक की हार के बाद उसे ईविल का टैग दे दिया गया और उसके साथ साथ उसे हिस्ट्री से इरेज भी कर दिया गया। ज़ेबेक जो एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में सबसे ज्यादा जानता था और शायद उसी फाइट के बाद रॉजर भी इसमें इंटरेस्टेड हुआ। सो इतना कुछ जानना ज़ेबेक का उसे डायरेक्ट एनिमी बना देता है ईमू का, क्योंकि हम करंट में देख सकते हैं लूफी, ब्लैकबियर्ड, वीवी, ड्रैगन, ये लोग इतना नहीं जानते एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तब भी ये लोग ईमू के टारगेट पे हैं। तो ज़ेबेक अगर ईमू को डाउन करना चाहता था और उसके लिए दुनिया को तबाह करना उसका प्लान का हिस्सा था तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि लूफी भी वही करने वाला है एक तरीके से, रेड लाइन को ब्रेक। और जिस वजह से फिशमैन आइलैंड जैसे
बहुत सारे आइलैंड डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ड्रैगन और ज़ेबेक में भी इसलिए काफी कनेक्शंस हमें स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, क्योंकि जिस तरह से ज़ेबेक अपने गोल्स के लिए फोर्स इकट्ठी कर रहा था और राइट टाइम का उसने वेट किया कि जब सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने बिल से बाहर आएंगे और तब उसने अटैक किया। सेम इसी तरह से ड्रैगन भी अपनी फोर्स को कलेक्ट कर रहा है और एक सही मौके के इंतजार में है कि वो फेल ना हो ज़ेबेक की तरह। इसी के साथ साथ ड्रैगन ज़ेबेक से फिजिकल ट्रेड भी शेयर करता है, लाइक उसके लुक्स, सो माइट भी उसका कोई कनेक्शन हो। वन पीस में हमने एक चीज बहुत देखी है, राज को राज रखने के लिए कुछ भी किया जाता है यहाँ पे, लाइक वो ट्रू हिस्ट्री, वॉइड सेंचुरी और वन पीस इन टॉपिक को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉशियस हैं कि किसी को इसके बारे में ज्यादा पता ना चले, और जिन्हें पता है उन्हें इरेज कर दिया जाए ईमू की जादुई छड़ी से, यानी सलवार में तलवार। ये एलआरडी वर्मा को मेंशन करना पड़ेगा क्या? चलो छोड़ो। वर्ल्ड गवर्नमेंट अभी भी ट्राई करती है कई टॉपिक को छुपाने के बारे में, लाइक रॉजर जिसने इतना कुछ अचीव करा वो डी क्लेन से था, इसलिए उसका नाम गोल्ड रॉजर कर दिया उन्होंने, जबकि वो खुद बताता है कि उसका नाम गोल्ड डी रॉजर है, ना कि गोल्ड रॉजर। और ज़ेबेक को तो पूरा ही गायब कर दिया कि किसी को पता ना चले कि ऐसा भी कोई था जो ईमू की कॉलर पकड़कर अंदर झांकने वाला था और एंशिएंट हिस्ट्री को देखने वाला था। ऐसा ही सेम लूफी के साथ कर रहे हैं कि पब्लिक को उसके अचीवमेंट के बारे में ज्यादा पता ना चले, उसके कारनामों को किसी और के नाम पे डाल दिया जाता है, यहाँ तक कि वो उसके फ्रूट के अवेकनिंग तक को छुपाना चाहते थे। वो तो दुनिया के सबसे निष्पक्ष न्यूज रिपोर्टर मॉर्गन का सहारा था जो लोगों को पता चला। सो कंक्लूजन ये है कि वो रॉक्स डी ज़ेबेक था जो सबसे पास था वर्ल्ड को चेंज करने में, ना कि रॉजर, इसीलिए उसे इरेज कर दिया गया कंप्लीटली। और उसके बर्थ सर्टिफिकेट से सैटर्न ने सुबह सुबह अपना पिछवाड़ा साफ कर लिया होगा। ये बुड्ढा दल्ला मरा नहीं क्या अब तक? कोई मारो बे इसको, इसकी साले की शकल अच्छी नहीं लगती मेरे को, खत्म करो। क्या बोला तूने?